नमस्कार दोस्तों, परीक्षा पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की दूसरी पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के थर्ड चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नियोजित विकास की राजनीति। फ्रेंड्स, जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद बहुत सारी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ा। वो सामाजिक स्तर पर भी था, वो विभाजन की वजह से और अन्य स्तरों पर भी था, लेकिन अब बारी थी नियोजित विकास की, भारत के विकास की। तो उस समय में क्या क्या राजनीतिक टकराव रहे जो विकास में हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। देश के विकास के संबंध में अगर देखा जाए तो निर्णय जो होता है, किसी भी प्रकार का निर्णय, चाहे वो विकास से संबंधित है, चाहे वो आर्थिक विकास से संबंधित है, वो राजनीतिक पार्टियां लेती हैं जो कि सत्ता में होती है। लेकिन ये निर्णय लेने के बावजूद भी राजनीतिक पार्टियों को जो है जनता द्वारा या उस विषय के जो विशेषज्ञ हैं, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उनसे डिस्कशन, उनका अंतिम निर्धारण उनसे लेना चाहिए। तो इस तरह के मामलों में कौन कौन से विषय आ जाते हैं? पर्यावरण आ जाता है, अर्थशास्त्र आ जाता है। तो अर्थशास्त्रियों से सलाह मशवरा लेना और उनसे बातचीत करना उस मुद्दे को लेकर, तो इन सब चीज़ों में कोई बुराई नहीं है, इस पॉइंट में बताया गया है। हालांकि इसका अंतिम निर्णय कौन लेगा? राजनीतिक दल ही लेगा, वो राजनीतिक पार्टी ही लेगी उसका डिसीजन। लेकिन जनप्रतिनिधियों को जनता की भावनाओं को समझकर आगे के निर्णय लेने होते हैं, उनकी राय जानकर कि क्या वो जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, जो भी विकास का निर्णय लिया जा रहा है, क्या जनता भी उसमें सहमत है, ये जानते हुए आगे स्टेप बढ़ाना होता है। अगला पॉइंट है कि भारत को आज़ादी मिली और जितने भी निर्णय थे वो आर्थिक विकास के मॉडल को ध्यान में रखकर लिए गए। कोशिश की गई कि हमारे विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, और इनका मुख्य विजन क्या था कि भारत की जो आर्थिक समृद्धि है और आर्थिक सामाजिक जो न्याय है, इन दो मेन टॉपिक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ये विजन बनाकर चला गया था, और सरकार ही थी जो इस तरह के जो मसले हैं उन पर मुख्य भूमिका में होगी। ये जो मसले हैं, ये जो विकास के मुद्दे हैं, उन पर उद्योगपति या किसी व्यवसायी के भरोसे पर इसको नहीं छोड़ा जाएगा। आर्थिक समृद्धि भी हो और समाज को न्याय भी मिले, सामाजिक न्याय भी हो। लेकिन इसमें सरकार की भूमिका क्या होगी, ये बड़ा सवाल था कि सरकार इसमें किस तरह से अपना रोल प्ले करेगी। और अगर सामाजिक न्याय जो है वो आर्थिक समृद्धि के रास्ते में आता है, तो ऐसी स्थिति में किस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा? क्या आर्थिक समृद्धि पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा इसके बाद, या फिर सामाजिक न्याय पर? ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे उस टाइम पर, और इन सभी प्रश्नों को एक उसके साथ ये क्वेश्चन और था कि क्या किसी संगठन की आवश्यकता है हमारे सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए, तो पूरे देश में जो एक रणनीति के रूप में विकास कार्य को आगे बढ़ा सके। नेक्स्ट पॉइंट है विकास की धारणाएं। विकास को लेकर लोगों की क्या क्या धारणाएं हैं, लोग किस तरह से सोचते हैं कि क्या विकास क्या है। विकास मानवीय जीवन के पहलुओं को अपने अंदर समाये हुए हैं। मानव जीवन से संबंधित जितने भी पहलू हैं मानव की लाइफ में, वो विकास से जुड़े हुए हैं, और ये एक बहुत ही बड़ी अवधारणा है, एक व्यापक अवधारणा है। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? व्यक्ति की उच्च आय का उच्च स्तर आ जाएगा, और उच्च सामाजिक समानता, भौतिक और मानसिक क्षमताओं का विकास। फर्स्ट तो है कि आय जो है उच्च होनी चाहिए, ज़्यादा आय का स्तर उच्च होना चाहिए। और सामाजिक समानता, जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ पर हमें इक्वली ट्रीट किया जाए। भौतिक और मानसिक क्षमताओं का विकास हो। इसमें नेक्स्ट है कि जनता के जो अलग अलग तबके हैं उनके लिए विकास के पैमाने भी अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई एक वर्ग अगर किसी चीज़ की मांग करता है तो वो दूसरे वर्ग के लिए एक तरह से शोषण या विरोध का कारण हो सकता है। इसलिए बोला भी जाता है कि विकास से संबंधित कोई अगर चर्चा हो रही है तो वो चर्चा विवाद से दूर रह ही नहीं सकती, क्योंकि एक तबका उसका सपोर्ट करता है और एक तबका उसके अगेंस्ट बोलता है। क्योंकि ये तबके अलग अलग चीज़ों की डिमांड करते हैं और इनका विकास के पैमाने अलग अलग हैं। आज़ादी के तुरंत बाद जो समय था, उस टाइम पे विकास की बात अगर आती थी तो लोगों के ध्यान में सबसे पहले आता था कि हमें पश्चिम देशों जैसा बनना है। उन्होंने विकास का अर्थ ही ये समझ लिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक बना जाए, यही हमारा विकास होगा। तो जितने भी पुराने सामाजिक संरचना है उसको तोड़ने के लिए सबसे पहले आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से होकर
हमें गुजरना होता है ताकि हम नए समाज की कल्पना कर सकें। नेक्स्ट है भारत के समक्ष विकास का मॉडल। कौन कौन से मॉडल भारत के सामने थे? तो ये दो मॉडल थे। पहला, यूरोप के अधिकतर हिस्सों में ये मॉडल अपनाया गया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भी इस मॉडल को अपनाया था। तो ये कौन सा मॉडल था? उदारवादी और पूंजीवादी विकास मॉडल। दूसरा मॉडल था सामाजिक मॉडल, जिसको यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, आज के टाइम के रशिया ने इसको अपनाया हुआ था। इस समय में ये जो सामाजिक मॉडल था, इसके प्रति भारत के काफ़ी सारे नेता यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस के नेता, नेहरू भी इस मॉडल की तरफ खासा प्रभावित थे उस समय पे। और योजना आयोग अब और नियोजन आयोग, तो कौन कौन से आर्थिक जो संगठन थे उनका विकास किया गया भारत के लिए। 1940 से 50 के बीच में अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना था और पूरे विश्व में बड़ी संख्या में इसको जन समर्थन भी मिल रहा था। 1944 में जो नियोजित विकास है, जो नियोजित अर्थव्यवस्था है, उसके संचालन के लिए जितने भी उद्योगपतियों के समूह हैं, एक प्रस्ताव लाया गया उनके थ्रू, जिसको उनका क्या कहते हैं आज के टाइम पे, बॉम्बे प्लान, इसको नाम दिया गया। योजना आयोग, इसका वर्तमान नाम क्या है? नीति आयोग, जिसकी स्थापना हुई 1950 में मार्च, और इसका ये सरकार के सलाहकार की भूमिका निभाता है, जो अपनी सिफारिशों को अगर मंत्रिमंडल मंजूर करता है तो पूरा करा सकता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री, यानी कि आज के समय पे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोवियत संघ की तरह योजना आयोग ने क्या कहा कि हम भी पंचवर्षीय योजना की राह पकड़ेंगे, जिसमें सरकार जितने भी आने वाले खर्चे हैं और आमदनी है उसका ब्यौरा देगी। इसके तहत जितने राज्य की जो सरकार है और केंद्र की सरकार है, उनके बजट को दो भागों में बांट दिया गया, गैर योजना व्यय और योजना व्यय। अब समझते हैं पंचवर्षीय योजनाएं थी क्या। तो पंचवर्षीय योजना का अमल में लाना एक तरह से फायदा था, सरकार के सामने एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था थी जिसमें वो काफी कुछ कर सकते थे, और अब ये एक लंबे समय तक वो इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है हस्तक्षेप कर सकते थे। तो पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से किस वर्ष? 1951 से 56, ये 5 साल का समय होता है। इसी साल में नवंबर में इस योजना का जो दस्तावेज थे, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन थी, वो कंप्लीट हुई। और इस योजना की क्या कोशिश थी कि जो लोग गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं, जो लोग गरीब हैं, उनको इस जाल से निकाला जाए। और इसकी तैयारी किसने करी थी? युवा अर्थशास्त्री के.एन. राज ने इसको तैयार किया था। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि भारत को अपनी रफ्तार धीमी करनी पड़ी, और पहली पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। कृषि से संबंधित जितनी भी चीज़ें आ जाएंगी, बांध सिंचाई, भूमि सुधार और जितनी भी बचत संबंधी चीज़ें, इन्हीं पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, निवेश किया गया ऐसे क्षेत्रों में। उसके बाद आ गई दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसका समय काल ये था 1956 से 61। पीसी महालनोबिस ने इसको तैयार किया था अन्य अर्थशास्त्रियों के साथ मिलकर। इन्होंने इन योजनाकारों ने क्या किया, इस समय पर जो भारी उद्योग हैं उन पर जोर देना शुरू कर दिया और विकास की गति को तीव्र कर दिया, और संरचनात्मक विकास पर ज्यादा जोर दिया गया। देसी उद्योगों के आयातों पर शुल्क लगाया गया। इससे निजी और जो सार्वजनिक उद्योग थे उनको बढ़ाने में मदद मिली। जितने भी देसी उद्योग थे उनको थोड़ा उनके आयातों पर ज्यादा शुल्क लगा दिया। और जो इस अवधि में क्या हुआ, बिजली, इस्पात, मशीनरी, संचार, रेलवे, ये जो क्षेत्र हैं इनके विकास पर ज्यादा बल दिया गया। यानी कि अब जो कृषि क्षेत्र था उस पर उतना बल नहीं दिया जा रहा था। सेम तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ 1961 से 66 में ये चली। और इस समय पे जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में चीजें हो रही थी, जो योजनाएं चलाई जा रही थी, वही योजनाएं तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी उन्हीं सब चीजों पर कार्य किया गया। और इस समय में आकर जो शहर थे उनकी ओर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। तो जो कृषि के स्थान पर थे उन चीजों को अब कम और उद्योगों को ज्यादा बल दिया जाने लगा। इसमें आगे आ जाएगी चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक जो चली। इस समय में जो स्थायी विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता थी उसके लक्ष्यों पर मुख्य उद्देश्य उसको बनाया गया। आर्थिक आत्मनिर्भरता मतलब हम फाइनेंशियली दूसरी कंट्रीज पर अब डिपेंड नहीं रहेंगे, इस तरह की चीज़ों को अपना लक्ष्य बनाया सरकार ने इस समय में 14 जो बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। इस समय पे किसकी सरकार थी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हरित क्रांति में कृषि क्षेत्रों में प्रगति का काम किया।
हरित क्रांति हुई इस टाइम पे, तो कृषि क्षेत्रों में अगेन बहुत बड़ी प्रगति का काम हुआ। इस योजना के तहत जितने भी रोजगार है उसको बढ़ावा दिया गया, क्षेत्रीय जो असमानताएं हैं उसको दूर किया गया, संपत्ति वितरण आदि जितने भी भारी उद्योगों पर जो बल दे सकते थे वो तीव्र गति से औद्योगिक विकास पर भी बल दिया गया। तो कृषि क्षेत्रों पर और औद्योगिक क्षेत्रों पर दोनों पर एक साथ अब ध्यान दिया जा रहा था। कौन सी परियोजना में? पंचवर्षीय जो चौथी पंचवर्षीय परियोजना थी। अब पांचवी जो पंचवर्षीय परियोजना थी उसका समय काल रही ये 74 से 79, और इस योजना के तहत गरीबी का उन्मूलन और साथ ही आत्मनिर्भरता पर बल देना, प्राथमिक शिक्षा आ गई, आवास, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, ये पॉइंट वाइज चीजें लर्न कर लेना। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों पर इक्वली बल दिया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, बस इनके सन याद रखना जरूरी है। इसमें आगे है निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र जो कोई प्राइवेट चीजें होती हैं और सार्वजनिक जो सरकार द्वारा दी गई होती है पब्लिक चीजें। भारत ने विकास के जो दो जाने माने मॉडल थे उनमें से किसी को भी नहीं चुना। भारत ने दोनों ही मॉडल में से कुछ कुछ बातें ली और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपना लिया। तो भारत के सामने उदारवादी पूंजीवादी मॉडल भी था जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा अपनाया गया था, और समाजवादी मॉडल भी था जो कि यूएसएसआर द्वारा अपनाया गया था। लेकिन भारत ने उन दोनों ही मॉडल को ना चुनकर उन दोनों में से कुछ कुछ बातें ली और अपनी अर्थव्यवस्था को आगे रन किया। खेती, किसान, व्यापार, उद्योगों का हिस्सा जो निजी हाथों में दिया गया और जो भारी उद्योग थे उसको सरकार ने अपने हाथ में रखा। इस तरह से सरकार ने आगे की नीतियां बनाई। तो जो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसकी आलोचना किसने की? वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ही खेमों ने इसकी आलोचना की। दोनों का ही कहना था कि इस अर्थव्यवस्था में जो है निजी क्षेत्रों को कोई जगह ही नहीं दी गई है। निजी क्षेत्रों में क्या था? किसानी थी, खेती थी, व्यापार, उद्योग, ये सब थे, और भारी उद्योग किसके पास थे? सरकार के पास थे। उनके अनुसार सरकार को जितना करना चाहिए था सरकार उतना कर ही नहीं रही थी। इस समय में गरीब जो लोग थे वो उनकी संख्या बढ़ती गई, गरीबी ज्यादा कम नहीं हो पाई और गरीब जनता की जो संख्या है वो निरंतर बढ़ती ही जा रही थी। नियोजित विकास की जो शुरुआत थी वो अच्छी हुई। इसमें देश की जो आर्थिक विकास था वो देखने को मिल रहा था, नागरिकों की स्थिति में सुधार भी हो रहा था, लेकिन सरकार कुछ बड़े कारगर कदम नहीं उठा पाई जिसकी वजह से आगे जाने पर जो सामाजिक समस्याएं थी वो देखने को मिली। असमान विकास हो रहा था जिसका नुकसान जिन लोगों को हो रहा था वो लोग राजनीति का सहारा लेके आगे बढ़कर ताकतवर बन रहे थे, लेकिन जिस तबके तक वो जिस समाज के तबके तक वो विकास नहीं फैल पा रहा था या पहुंच नहीं पा रहा था वो क्या करते? उनको उस चीज में सफलता मिल ही नहीं पाई। बाद के बदलाव, तो नेहरू की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी ने राजनीति की कमान संभाली और 1967 के टाइम पे इन्होंने निजी क्षेत्रों की उद्योगों पर बाधाएं बढ़ा दी और क्या किया कि 14 जो निजी बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था इंदिरा गांधी के द्वारा। इसके बाद है 1950 से 80 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था किस गति से चल रही थी? 3 से 3.5% की रफ्तार से चल रही थी, और इस टाइम पे सार्वजनिक और नौकरशाही की ओर भारत की जो जनता है वो ज्यादा झुकाव फील करती थी, लेकिन बाद में ये विश्वास भी टूट गया। नीति निर्माताओं ने 1980 के बाद के दशक में जो राज्य की भूमिका है उसको कम कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? योजना आयोग का ही चेंज्ड वर्जन है। इसका काम क्या होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक नीतियां बनाना और उसके बीच में सामंजस्य स्थापित करना होता है, नीति संगत कार्यक्रम बनाना, इस तरह की चीजों का ढांचा तैयार करना और केंद्र सरकार के साथ काम करना। नीति आयोग की शुरुआत किसके द्वारा की गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। कब? 1 जनवरी 2015 से ये प्रभाव में आया। किसके विफलता के बाद? योजना आयोग की विफलता के बाद इसको बनाया गया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, और आज के टाइम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष होंगे। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों पर ध्यान देती है और ये प्रधानमंत्री और राज्य के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनको बल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय एजेंडा देती है कि क्या एजेंडा होना चाहिए। गांव के स्तर पर जितनी भी विश्वसनीय योजनाएं हैं उसका निर्धारण कौन करती है? नीति आयोग। और कार्यक्रमों और नीतियों के निर्धारण के लिए क्षमता का निर्माण करती है। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद। इसको कैसे बनाया गया? संविधानोत्तर संस्था है ये और इसकी स्थापना हुई 1952 में
मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा इसको बनाया गया। जितनी भी राष्ट्र स्तर की योजनाएं होती हैं उसकी समीक्षा करना, उस योजना से संबंधित कार्यक्रम बनाना और इसमें आने वाली जितनी भी दिक्कतें हैं उनका समाधान निकालना, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो उसको एग्जीक्यूट उसको आगे बढ़ाने वाली संबंधित जितनी भी समस्याएं हों, उससे जितनी भी संबंधित समस्याएं हैं उसका समाधान करना। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि नेशनल लेवल पर जो विकास को आगे बढ़ाने के लिए परिषद बनाई गई है। इसमें देश के विकास में जितने में आर्थिक साधन है उपलब्ध कराती है ये, और पंचवर्षीय योजनाओं पर भी विचार प्रस्तुत करती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इसी तरह के नोट्स चैप्टर वाइज प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट parikshapoint.com पर विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल परीक्षा पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।